संदेश देता है। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को याद करते हुए इस भारत देश में आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज को याद करते हुए और इस देश में समता, समानता और बंधुता वाला संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश में एक ऐसा नौजवान जिसने अपने वतन के अलावा कभी भी किसी से प्रेम ही नहीं किया, जिस उम्र में आज युवा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता, उस उम्र में उसने देश के नाम अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। शहीद ए आजम भगत सिंह के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अर्थात आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मुख्य अतिथिगण एवं समस्त नन्हे मुन्ने प्यारों बच्चों, आप सभी को बबीता चौहान की ओर से सादर जय भीम। बाबा साहब में मैं सबसे पहले बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज हम जिस मसीहा की जयंती मना रहे हैं, तो उस मसीहा का जय जयकारा बनता है या नहीं? आवाज नहीं आई? तो मैं बोलूंगी बाबा साहब अमर रहे, तो आप लोग को बोलना अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आवाज नहीं आ रही मुझे, सोए हो क्या? ठीक है, अब आवाज आएगी? पक्का? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दूसरा नारा है बाबा साहब का मिशन अधूरा, आप लोग को बोलना हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ठीक है? जोर से, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। चलो ठीक है, आज के अतिथिगण और सम्मानित नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं एक स्पष्ट व्यक्ति हूँ, क्योंकि इतिहास को मैंने पढ़ा है और इतिहास को मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब देश आजाद नहीं हुआ था और देश आजाद हो गया था, तब भी हमारे भारत का अगर इतिहास में पढ़ती हूँ तो इस भारत में वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था में अगर मैं बात करूँ तो 4 वर्ण होते थे। मैं खासकर बच्चों से बात करना चाहती हूँ, आप लोग को मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जवाब आपसे ही लूंगी मैं, और जो भी बच्चे जवाब को जो प्रश्न में पूछूंगी उसका जवाब देंगे तो उनको मेरी ओर से पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है? हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में पूरे भारत को बांटा गया था। पूरे भारत की जनसंख्या को कितने वर्णों में बांटा था? मतलब इंसान तो सब थे, लेकिन इंसान को भी 4 वर्णों में बांटा गया था। कितने वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? तो सबसे ऊपर कौन होता है? सेकंड नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे कौन? वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्र, ठीक है? ब्राह्मण में आप सभी को पता कौन है? क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में जो बनिए लोग आते हैं जो व्यापार धंधे करते हो, और शूद्र में कौन आता था? एसटी, एससी और ओबीसी, ठीक है? जितने लोग अभी है, एक ओबीसी को बोलते थे छूत, मतलब शूद्र, एक ऐसे शूद्र जिनको छुआ जा सकता, और एसटी एससी ऐसे थे जिनको नहीं छुआ जा सकता। मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन हमारे देश के इतिहास से परिचित अगर हम युवा और आने वाली पीढ़ी नहीं होंगे तो देश कभी प्रगति के मार्ग पर उन्नत नहीं होगा। क्योंकि ये जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि जब तक अगर किसी भी राष्ट्र को उसका इतिहास पता नहीं होगा तो दोबारा वो कभी अपना इतिहास नहीं बना पाएगा। तो जब ये वर्ण व्यवस्था थी तो इस वर्ण व्यवस्था कायम थी जिसमें एक इंसान को ऊंचा समझा जाता था, दूसरे इंसान को नीचा समझा जाता। इसी वर्ण व्यवस्था के कारण बाबा साहेब को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, इसीलिए उनको क्लास के बाहर जूते चप्पल के पास बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसी कारण उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। और धन्य है वो तो अंग्रेज, मतलब अंग्रेज का धन्य मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि अगर अंग्रेज ना होते तो बाबा साहेब के पिताजी राम जी सकपाल सेना के सूबेदार ना होते, और वो सूबेदार ना होते तो बाबा साहेब को स्कूल में पढ़ने का, बाहर बैठ के पढ़ने का अधिकार भी ना मिलता। तो उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, इसीलिए बाबा साहब को दाखिला स्कूल में मिल चुका था और बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। वरना इस देश की व्यवस्था में तो इतना था कि अगर एक शूद्र व्यक्ति
कहलाता था। ऐसे देश में कायम थी। तो इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक प्रण लिया था कि मैं इतना पढ़ लिखूंगा कि इस देश की व्यवस्था को खत्म करूंगा और समता, समानता और बंधुता वाला एक इतिहास रच के जाऊंगा। और वो इतिहास क्या है? क्या है वो इतिहास आपके सामने? भारत का संविधान। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ण व्यवस्था में मतलब नीची जाति के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा नहीं है। इस भारत की महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हो जाए। आज मैं हमारे साथ में सम्मानित सर बैठे, इनके सबके घर में पढ़ी लिखी मेरी भाभियां होगी, ठीक है। तो बाबा साहेब की देन। अगर मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैं स्पष्ट व्यक्ति हूँ कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये है सब ताड़न के अधिकारी। उसमें कौन आ गया है? नारी भी आ गई है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, इतिहास उठा के देखो, कि मैं अगर आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही हूँ तो मेरे बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत नहीं बन रही हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बन रही हूँ, जिसमें अनुच्छेद 42 बोलता है कि महिला पुरुष समान है। क्या वो भी प्रधानमंत्री? अगर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले महिला को पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन आज भारत की महिला पंचसरे के प्रधानमंत्री बनती है तो किसकी बदौलत बनती है? भारतीय संविधान की बदौलत। आज एक महिला सरपंच का चुनाव लड़ती है तो मध्य प्रदेश सरकार में 50% आरक्षण है, तो किसने दिया? वो संविधान ने दिया है। अगर आज आपकी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ती है तो किसकी बदौलत पढ़ती है? संविधान की बदौलत पढ़ती है। हमारे देश के लोग इतने मासूम है, सच बोल रही हूँ, कि उनको जैसे गुमराह किया जाता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो गुमराह होते हैं। उन्होंने कभी संविधान को ध्यान से पढ़ा नहीं, लेकिन संविधान के विरोध में नारे जरूर लगाएंगे। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहब ने एक निचले तबके को अधिकार दिए, जो आरक्षण जिसको बोलते हैं, लेकिन एक बार संविधान उठा के देखो, उसमें सिर्फ लिखा गया था कि जो लोग निचले तबके में उनको सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, ताकि जो नीचे के लोग हैं, जो गरीबी हालत में हैं, वो उच्च लोगों की बराबरी में आ सकते, समानता, समता, समानता और बंधुता वाला भारत बन सके, इसलिए 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। लेकिन धिक्कार है इस भारत में, जो विश्व गुरु कहलाता था, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस बराबरी में कोई भी नहीं लाए और आरक्षण को खत्म नहीं किया। जबकि आरक्षण कितने टाइम का था? 10 साल का। लेकिन आज भी उसकी तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समता समानता में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि इसके कारण हमारा भारत टूटता जा रहा। आप बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, गांव से कौन कौन है? आपके गांव में जातिवाद होता है या नहीं? आप उत्तर कोई खड़ा होकर बताओ मुझे, कैसे जातिवाद होता है? अपने अंदर निडरता पैदा करो, क्योंकि आने वाला देश का भविष्य तुम्हारे कंधों पे टिका है। किसी को नहीं पता गांव में कैसा होता, मालवी में बता दो। आओ मेरे पास, यहाँ आके बताओ। इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। जी बहुत बढ़िया प्रीतम, अब बताओ जितना जातिवाद होता पूरा बताओ। ये सब अपने लोग हैं, सब भारत के लोग हैं, सब सुनेंगे, क्योंकि देश का इतिहास ही ऐसा है। और आगे बोलो। पानी नहीं बनने देते। कितना जातिवाद होता, आज भी होता है ना। देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। आज कौन सा सन चल रहा है? 2022। देश का इतिहास आपके सामने है। इतना बड़ा संविधान अगर लिख के चले गए बाबा साहब, इतने अधिकार दे दिए, लेकिन वो कागज के पन्नों में अधिकार है, आप सब देखने वाले हो। और जिस भारत को हम अमेरिका से तुलना करना चाहते हैं, उस भारत में मैं बताना चाहती हूँ अनिवार्य शिक्षा 1642 में लागू हुई थी और हमारे देश में हुई थी 2010 में अनिवार्य शिक्षा। तो हम जिस भारत को उन्नति के शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, अगर उस भारत देश में जातिवाद आज भी 2022 में है, तो मैं नहीं सोचती कि मेरे भारत किसी और देश से उसकी तुलना करने जाए। पहले अपने गांव की गलियों में घूमे और यहाँ से जो जातिवाद का भूत है, छुआछूत का भूत है, धार्मिकता का नशा है, सबसे पहले वो उतारने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे विकास की जड़ों में यही बांधा है मेरे मायने में, क्योंकि एक देश का आने वाला भविष्य भी हुआ है। बेटी आप बहुत बढ़िया, इसके लिए एक बार
बात आपको बताना चाहती हूँ। आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा जिसने बिना सुई के, बिना कैंची के, आपसे भी श्रीमान जी मैं प्रश्न कर रही हूँ, बिना सुई के, बिना कैंची के, बिना पट्टी के किसी का ऑपरेशन किया हो? देखा क्या किसी ने? आवाज नहीं देखा। अब मैं बताती हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टरों के भी महान डॉक्टर थे। उन्होंने बिना सुई के, बिना कैंची के, बिना पट्टी के 556 रानियों का ऑपरेशन कर डाला। अब बताओ, पूछो क्यों, कैसे करा? सवाल करो, जरा ध्यान से सुनना। हमारे देश में पहले राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है? तो जब राजतंत्र था तो पूरे देश में 556 रियासतें थी। जैसे हमारी एक महाराज जी की रियासत है कि नहीं, ऐसे अलग अलग राजा की अपनी अपनी रियासत थी। तो उन रियासत कितनी थी टोटल? 556। कितनी थी? 556। तो 556 राजा थे तो 556 ही रानियां थी। उनकी और ज्यादा भी होगी, क्योंकि पहले तो एक राजा आधा कनक रानियां रखता था। वो तो धन्य बाबा साहब ने संविधान लिख दिया और कानून में कहा गया कि एक पति एक से ज्यादा पत्नी नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो उसकी नौकरी चले जाएगी, कोर्ट में जाके केस लड़ सकती है ना? ये भी बाबा साहब की देने पर वो अधिकार है महिलाओं को कि वो सरकारी नौकरियों में चले गए संविधान की बदौलत, लेकिन बाबा साहब का नाम तक नहीं लेती है। चलो तो अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैं ऐसे डॉक्टर का आपको बता रही थी, तो उन्होंने कलम की धार से संविधान लिख के 556 रानियों का ऑपरेशन कर डाला। कैसे कर डाला? कि अब अगर कोई राजा पैदा होगा तो रानी के पेट से नहीं होगा। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे राजा का बेटा लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन राजा का बेटा ही आपका और हमारा बेटा या बेटी या बच्चा राजा नहीं बन सकता था। गलत बात थी ना? क्या हमें टैलेंट नहीं है क्या? हमें प्रतिभा नहीं है क्या? लेकिन ऐसा होता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख के बता दिया कि सबको समानता का अधिकार दिया, और ऐसा कि आज एक नौकर का बच्चा, आज एक सड़क पर चलता हुआ बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता, राजा बन सकता। अगर आज देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी उतनी है तो एक सड़क पर चलने वाले लड़के की या लड़की की वोट की कीमत भी उतनी है। एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति की वोट की कीमत भी उतनी है, तो एक विधायक की गाड़ी में घूम रहे व्यक्ति की या विधायक बने हुए व्यक्ति के वोट की कीमत भी उतनी ही है। तो बताओ देश का ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, भारत की उस पूरी जनसंख्या के लिए बात लागू होती है जो संविधान के विरोध में बोलते हैं कि आज अगर आप छोटे से सरपंच का भी फॉर्म भरते हो ना अपने गांव में, तो बाबा साहब की देन है, वरना आपकी और हमारी गरीब लोगों की या मतलब मध्यम लोगों की तो औकात भी नहीं थी कि हम विधायक संसद का फॉर्म भर के आए थे, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता था। आप तो वही सैनिक होते थे, हुकुम तो राजा का ही चलता था। लेकिन आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो कहते ना मैं चाय बेचने वाला था, तो किसकी बदौलत बने? बाबा साहब, संविधान की बदौलत, बाबा साहब के बदौलत। वरना लोकतंत्र नहीं होता और राजतंत्र होता तो क्या मोदी जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते? इसलिए हमारे देश का संविधान महान है जिसमें सबको समानता का अधिकार है। ये प्रैक्टिकल बातें और भी कुछ बातें, लेकिन आप बच्चों से मेरा निवेदन है, तो देश का इतिहास है, बहुत सारी ऐसी बातें। और कुछ पंक्तियां और बताना चाहूंगी, जैसे मेरी मैडम शिक्षिका और ये लोग भी सम्मानित बैठे, तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान लिखकर इतना खुश नहीं हो रहा हूँ। बाबा साहब ने एक हिंदू कोड भी लिखा था, कभी हो तो मोबाइल में सर्च करना, और मेरी जितनी यहाँ पे उपस्थित मात्र शक्तियां उनसे कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा था, जिसमें आज संविधान में आईपीसी की जितनी धारा है, जितने अनुच्छेद महिलाओं के हित में, वो सब हिंदू कोड बिल के। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया हिंदू कोड बिल को लागू करवाने का, लेकिन उसको लागू नहीं किया, क्योंकि उसमें महिलाओं के हक अधिकार की, पूरा हिंदू कोड बिल महिलाओं के हक अधिकार से भरा है। जब वो लागू करवाने गए तो लोगों ने उसका विरोध किया कि अब ये अम्बेडकर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा देगा, वो भी भारत में, जिस महिला को हमने पैर की जूती समझा उस महिला को। तो बाबा साहब ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा था कि मैं अपना संविधान लिखकर इतना खुश नहीं होता जितना हिंदू कोड बिल लागू करवा के मैं खुश होता। लेकिन बाबा साहब की चीजें थी, हिंदू कोड बिल कभी भी लागू नहीं हुआ। लेकिन धन्य हो तो कि संविधान में इतने अधिकार मिल गए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में क्या क्या अधिकार है। पहले
लड़कियों को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन आज बाप की संपत्ति में आधा अधिकार लड़कियों को मिल सकता है। और बाप नहीं थे तो लड़की कोर्ट में जाके केस लगा सकती है कि मेरा आधा अधिकार बनता है। कहां से मिला? बाबा साहब के हिंदू कोड बिल में, संविधान में अनुच्छेद 42 में कि लड़का लड़की एक समान। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि पहले अनुच्छेद 21 जो हमें बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, उसमें एक लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। लेकिन भारत में क्या पहले ऐसी व्यवस्था थी? आज की युवा पीढ़ी लव मैरिज करती है तो किसकी बदौलत करती है? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत करती है, और भी संविधान के तहत करती। तो वो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो देखो टाइम बहुत हो रहा है, नन्हे नन्हे बच्चे हो आप, तो इतना झेल नहीं पाओगे और अभी और होता है। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष करके हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया है, महिलाओं को और खास करके ST SC OBC के लोगों को। वैसे तो उन्होंने पूरा संविधान पूरे देश के लोगों के लिए दिया, लेकिन उन्होंने अपने 4 बच्चे खोए। मान लिया अगर आप में से यहाँ जितने भी बैठे, अगर किसी को बोल दूं कि आपके बच्चे को लग गए तो ये प्रोग्राम छोड़ के आप चले जाओगे। लेकिन जब बाबा साहब लंदन पढ़ने गए थे और उनका छोटा बेटा शांत हो गया था, लेकिन रमाबाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा मर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मैंने मेरे साहब को लंदन से पढ़ाई करते वक्त बुला लिया तो इस भारत देश के कितने ही करोड़ों अरबों बच्चे जो दबे कुचले हैं वो मर जाएंगे, और अगर मेरे साहब को मैंने नहीं बुलाया तो वो बच्चे जीवित रह जाएंगे। तो आज आप और हम और बबीता चौहान जो शेरनी जैसे दहाड़ रही है, तो ये उन्हीं बच्चों की कुर्बानी है, बाबा साहब के उन्हीं बच्चों की कुर्बानी है जिनकी बदौलत आज मेरे पास इतने तन पे इतने अच्छे कपड़े हैं और माइक या हाथ में है। तो ये बाबा साहब की देन है, तो उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना। और आप लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर आज आपके सामने माइक में मैं इतनी बुलंदता से बोल रही हूँ और दहाड़ रही हूँ, तो ये शिक्षा रूपी दूध का ही परिणाम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बबीता चौहान कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखना एहसान उस भीम का, अरे भूल कर भी मत करना अपमान उस भीम का। चमक आंखों में भर दे, हौसले सांसों में भर दे, डगमगाने ना दे जो कलम भारत का संविधान लिख दे। अरे जीवन में अपना लेना ज्ञान उस भीम का, और हमेशा याद रखना एहसान उस भीम का, हमेशा याद रखना एहसान उस भीम का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आप सभी का इतना ध्यानपूर्वक मुझे सुना। ठीक है, धन्यवाद।